जानकारी के साथ। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है डीबीटी यानी अप्रेंटिसशिप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि अब तक विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं एस्टेब्लिशमेंट्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अप्रेंटिसेस को प्रतिमाह स्टाइपेंड की संपूर्ण राशि का भुगतान एस्टेब्लिशमेंट द्वारा उनके बैंक खाते में जमा करवाई जाती है तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एनएपीएस के माध्यम से जो पुनर्गठन की कार्रवाई की जा रही है उस हेतु क्वार्टरली बिल बनाकर आईटीआई के माध्यम से डीजीटी को भिजवाए जाते हैं, परंतु इस प्रक्रिया की ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट को पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण वह कागजी कार्रवाई काफी लंबी होने के कारण एस्टेब्लिशमेंट को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा इस प्रक्रिया में समय व धन दोनों का व्यय भी अधिक लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एमएसडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने एनएपीएस के अंडर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी की शुरुआत की है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली द्वारा दिनांक 7/10/2022 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि 21 अप्रैल 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनईपीएस स्कीम में के अंडर में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी लागू करने की घोषणा की गई है। इस स्कीम के तहत जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है उनको अपना शेयर सीधे ही अप्रेंटिस के बैंक खाते में ट्रांसफर करना होगा। जो आज तक अपन मैनुअल या एनएपीएस के माध्यम से पुनर्भरण करने के लिए बिल बना के जो आईटीआई को भेजते थे, अब उसकी आवश्यकता नहीं है तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना जो 25% जो कंट्रीब्यूशन है जिसकी अधिकतम राशि 1500 रुपये पर मंथ पर अप्रेंटिस होगी, अप्रेंटिस के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी। शुरुआती तौर पर सिलेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट में लागू की गई है, परंतु अब ये धीरे धीरे ये स्कीम सभी एस्टेब्लिशमेंट में अनिवार्य रूप से लागू हो चुकी है। कई एस्टेब्लिशमेंट हैं जो अभी इस स्कीम को लागू नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डीबीटी को कैसे लागू किया जाएगा, इसमें क्या फायदे हैं, ये स्कीम कैसे काम करेगी, इसके लिए नीचे विस्तृत गाइडलाइन भी दी गई है। चलो जानते हैं इस गाइडलाइन के बारे में। जैसा कि एक नंबर पे आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, यानी जो डीबीटी स्कीम लागू हुई है वो इसका बैकग्राउंड क्या है। इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना 50% योगदान सीधे ही अप्रेंटिस के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी तथा बाकी का 75% कंट्रीब्यूशन यानी जो स्टाइपेंड का जो 75% राशि है वो एस्टेब्लिशमेंट द्वारा अप्रेंटिस के बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। इसी तरह अब इस एनएपीएस स्कीम का नाम बदल कर भी इसका नाम पीएम एनएपीएस कर दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल डिस्बर्समेंट के लीकेज को रोकना है। 2 नंबर जो इसका मेन बिंदु है गाइडलाइन का वो है ऑपरेलाइजेशन ऑफ डीबीटी यानी डीबीटी काम कैसे करेगी। तो दोस्तों मैं आपको इस लेकर अलग अलग बिंदु दिए गए जिसमें बताया गया है कि डीबीटी का प्रारंभ एनएपीएस के वर्तमान वर्जन में के अंडर में ही किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक बार पीएम एनएपीएस पोर्टल लॉन्च होने के बाद सभी एस्टेब्लिशमेंट के पास हर अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट को लेने या नहीं लेने का ऑप्शन होगा। इसमें 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 1 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, पहला कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें एस्टेब्लिशमेंट बेनिफिट लेना चाहती है, जिसको डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट या पीएम एनईपीएस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। इसी में दूसरा है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट यानी डीबीटी का लाभ नहीं लेना चाहती है, उनको नॉन डीबीटी या नॉन पीएम एनईपीएस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसका स्वरूप वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग होगा। गाइडलाइन का तीसरा बिंदु है अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन यानी अप्रेंटिस का कॉन्ट्रैक्ट वो किस हिसाब से जनरेट होगा। इसमें बताया गया है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट केवल उन्हीं कैंडिडेट
के कॉन्ट्रैक्ट जारी कर सकेगी जिनके आधार कार्ड नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आधार कार्ड नंबर और KYC कंप्लीट होगी, उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशमेंट जारी की जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है। साथ ही जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है उन पर भी दोबारा से रीसाइन करना होगा। ये कार्य कैंडिडेट, एस्टेब्लिशमेंट और अप्रेंटिस एडवाइजर जो कि गवर्नमेंट ITI, जो कि ITI संबंधी समस्त कार्य देखती है, इनके द्वारा मिलकर किया जाना है। 4 नंबर का जो मेन बिंदु है, आधार कार्ड नंबर और KYC। दोस्तों ये बिंदु ITI अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट से संबंधित है। सभी ITI अप्रेंटिस जो वर्तमान में प्रशिक्षणरत है या आगे जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, उनके द्वारा NAPS पोर्टल पर अपना आधार नंबर व KYC करवाना जरूरी होगा। इसके लिए उनका मोबाइल OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी जरूरी है। इसी क्रम में अगले बिंदु है रोल ऑफ कैंडिडेट इन DBT। इसमें बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पूरा कैंडिडेट को अपनी सहमति देनी होगी कि वह DBT में प्रवेश कर रहा है। इसके लिए उसे अपने बैंक अकाउंट को पोर्टल पर एंटर करना होगा। कैंडिडेट की जो भी बैंक अकाउंट डिटेल है वो पोर्टल द्वारा वेरीफाई की जाएगी। सभी एस्टेब्लिशमेंट को भी उसी बैंक अकाउंट में स्टाइपेंड का भुगतान करना होगा जो कि कैंडिडेट ने DBT के लिए पोर्टल पर दर्ज करवाया है। यानी दोनों अकाउंट सेम ही होंगे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिम्बर्समेंट अपना 25% का जो योगदान करेगी, उसी में है एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पेमेंट करना होगा। फिर अगला 6 नंबर का बिंदु है स्टाइपेंड और पेमेंट। दोस्तों इसमें देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो एग्जांपल आप देखिए, ये पता कर सकते हो कि किस हिसाब से ये अलग अलग जो हिस्सा है वो एस्टेब्लिशमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पेमेंट करेगी। जिसे इसमें दिखाया हुआ है कि 5,000 रुपये यदि किसी को स्टाइपेंड का भुगतान हो रहा है तो उसका 75% 3750 रुपये है वो तो एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रीब्यूट करना है, और जो भी बच गई अमाउंट 25% 1250 रुपये वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको भुगतान करेगी। ये 6,000 के अनुपात में हो गया, नहीं 6,000 का 15% होता है 1500 रुपये, तो 1500 रुपये अधिकतम गवर्नमेंट अप्रेंटिस के बैंक अकाउंट में ये पेमेंट डालेगी। बाकी का जो भी पेमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसमें 1 नंबर बिंदु है स्टाइपेंड पेमेंट फॉर PMNAPS कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनके लिए अपने DBT का चयन किया है। इसके लिए सभी एस्टेब्लिशमेंट को हर माह पोर्टल पर अप्रेंटिस की उपस्थिति, अप्रेंटिस को भुगतान की जाने वाली राशि दर्शानी होगी। पोर्टल पेएबल अमाउंट को 2 भागों में बांट देगा, एक जो कि एस्टेब्लिशमेंट द्वारा पेमेंट किया जाएगा, दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पेमेंट किया जाएगा। यानी इसको 75 और 25% के रेशियो में ये पोर्टल स्प्लिट कर देगा। एस्टेब्लिशमेंट को स्टाइपेंड का भुगतान पेमेंट सोल्यूशन पोर्टल के माध्यम से करना होगा। जैसा कि अब तक कई एस्टेब्लिशमेंट को चेक के माध्यम से या बैंक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भुगतान करा, तो ये सुविधा का लाभ लेने के लिए अपन को सभी एस्टेब्लिशमेंट को पेमेंट सोल्यूशन पोर्टल के माध्यम से ये पेमेंट करना होगा। जैसे ये एस्टेब्लिशमेंट का पेमेंट अप्रेंटिस के खाते में जमा होगा, उसका कंफर्मेशन जैसे हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 25% हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली अप्रेंटिस के बैंक खाते में जमा हो जाएगा। इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रीब्यूशन पोर्टल पर अलग अलग शो होगा तथा भुगतान में कंट्रीब्यूशन हेतु अप्रेंटिस के पास SMS भी जाएगा। यदि किसी कैंडिडेट का DBT फेल हो जाता है तो इसकी सूचना भी पोर्टल पर शो होगी, और जैसे DBT का अपन जो रीजन है वो इसमें शो कर देंगे तो ये पेमेंट वापस रीइनिशिएट होकर कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसी में अगला बिंदु है 6.2 स्टाइपेंड पेमेंट फॉर नॉन PMNAPS कॉन्ट्रैक्ट। यानी जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जिन अप्रेंटिसेस के लिए अपने DBT का लाभ नहीं लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन PMNAPS के अंदर आते हैं। इसके लिए भी एस्टेब्लिशमेंट को हर महीने पोर्टल पर अनऑथोराइज्ड लीव यानी उनकी जो अनुपस्थिति है वो और जो भी स्टाइपेंड का भुगतान किया जाना है पोर्टल पर दर्शाना होगा। इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट के पास एक चॉइस होगी, तो या तो वो पेमेंट सोल्यूशन पोर्टल
का सहारा ले सकता है, उसके माध्यम से पेमेंट कर सकता है, नहीं तो वो अपने निजी पोर्टल से भी इसका भुगतान कर सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपन को जो कंट्रीब्यूशन दे रही है वो प्राप्त नहीं होगा, संपूर्ण राशि एस्टेब्लिशमेंट को ही पेन करनी पड़ेगी। फिर इसमें 7 नंबर बिंदु है ग्रीवेंस रिड्रेसल। दोस्तों अपन जानते हैं कि पोर्टल पर कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आती है, तो उन सभी का समाधान करने के लिए कैंडिडेट और एस्टेब्लिशमेंट की शिकायतों समस्याओं का समाधान हेतु एक रिजोल्यूशन टूल बनाया गया जो कि पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से आपकी सभी शिकायतों समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बिंदु है गाइडलाइन का 8 नंबर, रोल ऑफ अप्रेंटिस एडवाइजर यानी ट्रिपल ए कौन होता है? जो कि समस्त आईटीआई संबंधी कार्य देखती है। जो आईटीआई होती है, आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज होती है, वही ट्रिपल ए होती है। ये बिंदु गवर्नमेंट आईटीआई से संबंधित है, जो कि आईटीआई संबंधी समस्त कार्य, इनके ऊपर कुछ लायबिलिटी यानी कुछ जिम्मेदारियां डाली है कि इनके लिए ये जरूरी है कि हर महीने कम से कम 10 ऐसी एस्टेब्लिशमेंट की जांच करे और वेरीफाई करे कि ये डीबीटी की जो स्कीम है इसकी पूर्ण पालना कर रही है, नहीं कर रही है। उनका ये फिजिकल सत्यापन भी करेगी और पोर्टल पे जो डाटा है वो भी वेरीफाई करेगी। फिर इसमें 9 नंबर बिंदु दिया है एक्ट ऑफ मिसयूज। इसके इसमें बताया गया कि यदि कोई भी संस्था डीबीटी सुविधाओं का मिसयूज करते पाई जाती है तो उनके विरुद्ध अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अप्रेंटिसशिप के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना तथा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।